जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको एल्गोरिदम फ्लो चार्ट और कंप्यूटर की भाषाएं यानी एल्गोरिदम फ्लो चार्ट कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा। साथ ही हमने इसके पहले 3 चैप्टर कवर कराया था। पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरे चैप्टर में क्या था बाइनरी नंबर या नंबर सिस्टम था, और तीसरे चैप्टर में आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, यानी कि बिना सॉफ्टवेयर के आप सभी जानते हैं बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चलता। जिस तरह से आपको चलने फिरने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं या विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से लेते हैं, विटामिन से लेते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर से बात करने के लिए या कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। आइए हम बात करते हैं। तो जिस तरह से आपने हमारे सभी वीडियो को प्यार दिया है, तो इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। यदि आप एक लाइक करते हैं तो हम समझ जाएंगे यह वीडियो बहुत ही अच्छा बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गोरिदम का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? तो आजकल सभी जानते हैं एल्गोरिदम का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है, फ्लो चार्ट का भी बहुत उपयोग हो रहा है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं एल्गोरिदम के बारे में। तो यहाँ पर दिया है कंप्यूटर में जो प्रोग्रामर होता है, यानी कि कंप्यूटर में प्रोग्रामर द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रोग्राम को बनाया जाता है, और इस प्रोग्राम को बनाने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, और इस रूपरेखा को तैयार करते समय ही निर्देशों का एक क्रम निर्धारित किया जाता है। इसी क्रमबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा फंडा है कि जिस प्रकार से मानिए आपके पास क्या है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। उदाहरण के लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। आप यदि इस पर मकान बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे कि हमें यहाँ पर मकान बनाना है, किस तरह से बनाना है। फिर उस विचार को लेकर आप जाएंगे क्या, एक जो डायग्राम बनाता है, ठीक है, किस पर जाएंगे, नक्शा बनाने वाले पर जाएंगे, यानी कि कैड के पास जाएंगे। जो कैड होता है, कैड जो डिज़ाइन होता है उसे हम कैड बोलते हैं। तो वो आप उसके पास जाएंगे, आपके घर का नक्शा बनाएगा, किस तरह से डिज़ाइन बनाएगा, जो डिज़ाइन बनाएगा फिर उसके हिसाब से आप जाएंगे। फिर आप एक मिस्त्री को बुलाएंगे या कहते हैं घर बनाने वाले को, फिर वह उस जगह जहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं उसको बताएगा। फिर आप उसी तरह से मटेरियल्स लाएंगे, काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम बनाता है, जो वेबसाइट बनाता है, उसको बनाने से पहले वह एक रूपरेखा तैयार करता है। उस रूपरेखा को देखकर वह आगे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एल्गोरिदम फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो इसे एल्गोरिदम कहते हैं, यानी इन सभी प्रक्रियाओं को जो क्रमबद्ध होता है उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे शब्दों में। अन्य शब्दों में एल्गोरिदम जो होता है वह किसी समस्या का समाधान करने या वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए एक बनाई गई चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, या एक निश्चित क्रम में लिखे गए निर्देशों का समूह होता है। अभी हमने आपको बताया है कि किसी भी, यानी कि जैसे हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में विचार करेंगे, फिर उस पर हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि रन कराएंगे, यानी कि उस काम को चालू करेंगे। फिर उस नक्शे को देखेंगे या फिर उस डायग्राम को देखेंगे कि हमारा डायग्राम सही, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वह सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। यदि नहीं जा रहा है तो एक बार हम उस डायग्राम से या जो हम रूपरेखा तैयार किए हैं उससे मिलाएंगे। यदि कुछ भी डिसबैलेंस हो रहा है तो उस नक्शे के द्वारा से हम उस जगह को सही कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें उसका हम एक पहले रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो चरणबद्ध प्रक्रिया होती है
उसके माध्यम से जहाँ भी गलतियाँ होती हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से एल्गोरिदम के बारे में हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। यह बिल्कुल सरल शब्दों में है, टी बालाजी पब्लिकेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग भाषा में बदलना कोडिंग कहलाता है। कोडिंग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग भाषा में बदलना कोडिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गोरिदम शब्द की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के एल्गोरिदम शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था वह यह 9वीं शताब्दी में फारसी गणितज्ञ अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद आइबिन मुसा अल ख्वारिज़मी के द्वारा दिया गया था। इन्हें ही बीजगणित के जनक यानी द फादर ऑफ अलजेब्रा के रूप में भी जाना जाता है। इस वाले हेडिंग को ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। एल्गोरिदम की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, क्राइटेरियास एल्गोरिदम यानी कि एल्गोरिदम की क्या विशेषताएं हैं। चलिए, पहली विशेषता क्या है? एल्गोरिदम की विभिन्न विशेषताएं नीचे दी गई हैं। पहली विशेषता है निश्चितता यानी कि फिनिटनेस। एक एल्गोरिदम जितने समय में अपना कार्य पूरा करती है, एक एल्गोरिदम जितने कम समय में अपना काम पूरा करती है वह उतनी ही अच्छी होती है। अतः एक निश्चित स्टेप के पश्चात एल्गोरिदम खत्म हो जाती है। दूसरा है स्पष्ट रूप से लिखना यानी कि प्रिसिशियसली डिफाइंड। एल्गोरिदम का प्रत्येक स्टेप स्पष्ट रूपरेखा से लिखा जाता है यानी कि अच्छी तरह से लिखा जाता है जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। नेक्स्ट हेडिंग है, तीसरी विशेषता क्या है? इनपुट। एक एल्गोरिदम में अच्छी तरह से डिफाइन इनपुट होने चाहिए। एक एल्गोरिदम में अच्छी तरह से डिफाइन इनपुट्स होने चाहिए। नेक्स्ट आउटपुट। यदि आपने एक अच्छी एल्गोरिदम बनाई है तो वह आपको हमेशा एक अच्छा आउटपुट देगी जिसे प्राप्त कर यूजर संतुष्ट हो सकता है। यदि आपने एक अच्छा घर का नक्शा बनाया है, जैसे मान लीजिए, तो जिसने बनवाया है आपसे यदि उसको अच्छा लगेगा तो वह आपके पास बार बार आएगा यानी कि आपका जो कस्टमर है वो बहुत ही संतुष्ट होगा। उसी प्रकार से यदि आप इन्हें एल्गोरिदम को अच्छी तरह से समझा है, अच्छी तरह से उसका जो रूपरेखा तैयार किया है, तो जो यूजर इंटरफेस होता है, जो यूजर होता है, जो उसको बनाता है, वह बहुत ही खुश होता है, संतुष्ट होता है। यही था चौथी पॉइंट्स का मतलब आउटपुट का। दूसरा है प्रभाव यानी कि इफेक्टिवनेस। एल्गोरिदम हमेशा किसी न किसी समस्या का समाधान करने वाली होनी चाहिए यानी कि एल्गोरिदम बनाने का पर्पस है कि किसी न किसी समस्या का समाधान करने वाली होनी चाहिए। छठा है हमारा स्पष्टता यानी कि स्पष्टता होनी चाहिए उसमें। एल्गोरिदम का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है अर्थात इसमें प्रत्येक स्टेप और लाइन का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो एल्गोरिदम जब हम बनाते हैं तो उसमें प्रत्येक स्टेप या लाइन का कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर मान लीजिए जैसे मान लीजिए रूम निकालते हैं तो वहाँ पर 4 पिलर या गड्ढे देते हैं तो उनका कोई न कोई मतलब होता है। जैसे घर बहुत से लोग वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाते हैं तो उनका कोई न कोई मतलब होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, यही पर्पस है। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम को लिखना यानी कि एल्गोरिदम को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर द्वारा एल्गोरिदम का निर्माण करते समय निम्नलिखित बुनियादी बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है हमारा सीक्वेंस। सभी निर्देशों को एक के बाद एक निष्पादित किया जाना चाहिए यानी एक के बाद एक, दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा, ऐसे निष्पादित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पहले यह करे कि फिर यह करे फिर वह करे इत्यादि यानी कि इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए। सिलेक्शन तो दिया है कुछ मानदंडों या शर्त परीक्षण के आधार पर एल्गोरिथम में किन किन कथनों को निष्पादित किया जाना चाहिए यानी कि हम क्या क्या उसमें जोड़ सकते हैं, क्या क्या उसमें
हटा सकते हैं, क्या क्या नया चीज़ें ला सकते हैं, यह हमें सिलेक्शन के अनुसार करना चाहिए। रिपीट या इंटरेशन या लूपिंग, ठीक है, रिपीट भी बोल सकते हैं, यह इटरेशन या लूपिंग भी बोल सकते हैं। कुछ मानदंडों या शर्त सशस्त्र परीक्षण के आधार पर किन किन कथनों के सेट को बार बार निष्पादित किया जाना चाहिए, यानी कि किन किन चीज़ों को हमें बार बार दोहराना चाहिए, निष्पादित किया जाना चाहिए, या किन किन चीज़ों को बार बार नया लाना चाहिए। तो जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ये सब आपको पाइथन में पूरे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ऐसे जो फ्लो चार्ट होता है उसका एक, यानी कि उसके सिंबल्स होते हैं, यानी कि किस सिंबल्स का उपयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है। यदि आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बस जानकारी के लिए PDF में दिया गया है, बहुत अच्छा PDF है टी बालाजी पब्लिकेशन का, ठीक है। उसी PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि वीडियो अच्छा है तो लाइक करेंगे तो हम समझ जाएंगे वीडियो बहुत ही अच्छा बना है। अब हम दिया गया है नीचे 2 नंबरों को जोड़ने की एल्गोरिदम को कैसे लिखा गया है, यानी कि हमें 2 एल्गोरिदम को जोड़ना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला है स्टेप, पहला स्टेप, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, 3 वेरिएबल को जोड़ेंगे, num1 num2 और सम को डिक्लेयर करेंगे। 3 वेरिएबल को जोड़ेंगे हम, नंबर 1 नंबर 2 और सम को डिक्लेयर करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, नंबर 1 और नंबर 2 को वैल्यू असाइन करेंगे, यानी कि मान लीजिए नंबर 1 में हम वैल्यू 1 रखते हैं, और वैल्यू A रखते हैं, और नंबर 2 में वैल्यू B रखते हैं। चौथा, अब दोनों नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, सम लिखेंगे, फिर यहाँ पर कोई सा सिंबल होता है, फिर उसके बाद हम नंबर 1 प्लस नंबर 2 जोड़ेंगे, तब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, A प्लस B आ जाएगा। फिर इसे वेरिएबल सम में स्टोर करें, यहाँ पर जो सम होके यहाँ पर पहले num1 प्लस num2 रहेगा, फिर उसके बाद हम सम में स्टोर करेंगे, फिर सम में स्टोर करेंगे, यानी सब में जोड़ेंगे। फिर सम को डिस्प्ले करेंगे, यानी कि उसे इंटर दबा के उसे कमांड देंगे, फिर स्टॉप हो जाएगा। जब हमारा जब A प्लस B आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी हमारा आंसर डिक्लेयर हो जाएगा। इस तरह से हम 2 नंबरों को जोड़ने की एल्गोरिदम को सीख सकते हैं। आइए बात करते हैं हम एल्गोरिथम के प्रकार। तो एल्गोरिथम के निम्नलिखित 6 प्रकार हो सकती हैं। पहला प्रकार क्या है हमारा, रिकर्सिव एल्गोरिथम। क्या है, रिकर्सिव एल्गोरिथम। इसके अंतर्गत एक समस्या को दिया गया है, इसके अंतर्गत एक समस्या को एक ही प्रकार की उप समस्याओं में तोड़कर और समस्या को बार बार कॉल करके उस समस्या का समाधान किया जाता है। अतः एक एल्गोरिदम जो स्वयं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कॉल करता है रिकर्सिव एल्गोरिदम कहलाता है, यानी कि उसी संख्या को बार बार बुलाएगा, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा, दोहराना एक तरह से। दूसरा क्या है हमारा, डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। यह जटिल समस्याओं को सरल उप समस्याओं में तोड़कर हल करने की विधि है, यानी कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम है इसमें जटिल समस्या आता है, यानी कि जटिल प्रोग्राम होते हैं जो उनको तोड़कर, यदि उसमें समस्या है तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हल करने की यह विधि है। इसमें प्रत्येक उप समस्या को केवल एक बार हल करने के और परिणामों को संग्रहित करने से यह अनावश्यक गणनाओं से बचाता है, जिससे समस्या की एक विस्तृत यानी बहुत बड़ी श्रृंखला के लिए अधिक कुशल समाधान प्राप्त होते हैं। चौथा हमारा क्या पॉइंट्स है, तीसरा पॉइंट्स, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। क्या है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। यह समस्याओं को पुनरावृत्ति यानी दोहराना, यह समस्याओं को पुनरावृत्ति रूप से हल करता है और एक समय में समस्या के एक भाग को हल करके
समस्या को हल करने का प्रयास करता है। यदि कोई एक समाधान विफल हो जाता है तो उसे हटा देते हैं और दूसरा समाधान खोजा जाता है। नेक्स्ट क्या है? डिवाइस एंड कानकर एल्गोरिथम। क्या है? डिवाइस एंड कानकर एल्गोरिथम। यह अनेक समस्याओं को हल करने का एक प्रभावी तरीका है। इसमें एल्गोरिदम को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग मौजूद समस्या को उसी प्रकार छोटी छोटी उप समस्याओं में विभाजित करता है। फिर दूसरे भाग में इन छोटी छोटी समस्याओं को हल किया जाता है। फिर समस्या का अंतिम समाधान निकालने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्या है? ग्रीडी एल्गोरिथम। वह एल्गोरिथम जिसके द्वारा अनुकूलित समस्या का समाधान निकाला जाता है। इसके साथ ही यह किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना स्थानीय रूप से इष्टतम समाधान निकाल लेता है। अर्थात इसमें देखा जाता है कि ऑपरेशन को सबसे पहले परफॉर्म करना है या नहीं। ये आता है हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम के अंतर्गत। और हमारा दिया गया है नेक्स्ट है छठा हमारा है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। क्या है? ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में एक या एक से अधिक समस्याओं की जांच की जाती है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में एक या एक से अधिक समस्याओं की जांच की जाती है जिससे आपको एक सटीक हल प्राप्त होता है, यानी कि एक सही यानी 100% श्योर हल प्राप्त होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनाना होगा, यह सब कार्य इस एल्गोरिथम के तहत होता है। यानी कि किसी भी कार्य में कितना भी एल्गोरिथम बनाना हो, कितना भी सूची बनाना हो, तो उसके लिए हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। नीचे हमारा दिया गया है कि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को दो प्रकार से मापा जाता है। पहला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम को निष्पादित होने में लगने वाले कुल समय को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ नोटेशन का इस्तेमाल करके प्रस्तुत किया जाता है। बिग ओ नोटेशन का इस्तेमाल करके प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की परिभाषा होगी। नेक्स्ट क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में ली गई मेमोरी स्पेस की मात्रा को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ ऑन नोट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि बिग ओ लिखेंगे, फिर ओ ब्रैकेट में ओ, इसे करली ब्रैकेट बोलते हैं, ओ फिर एन, फिर डबल ब्रैकेट से बंद। इस तरह से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को परिभाषित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उन सभी को देखिए, आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। साथ ही आप SSC के एग्ज़ाम और आने वाले जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो आप उनको आसानी से हमारे सारे वीडियो को देखकर उन सभी पेपर को करेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है।